नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। मध्य प्रदेश में 2 सीटों पर उपचुनाव एक एक की बराबरी पर खत्म हुआ। बुधनी बीजेपी की झोली में फिर से चली गई, लेकिन विजयपुर में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में गए रामनिवास रावत को हार का मुंह देखना पड़ा। रावत ने इसके लिए पार्टी के कुछ लोगों पर साथ नहीं देने का आरोप लगाया, जिसके बाद बीजेपी और कांग्रेस में सियासी लड़ाई तेज हो गई है। बड़ा सवाल यह कि उपचुनाव के नतीजे से बीजेपी और कांग्रेस इन्होंने क्या खोया और क्या पाया, कौन फायदे में रहा, किसका नुकसान हुआ, इसी पर करते हैं आज आपकी बात। आइए सबसे पहले सुनते हैं कि रामनिवास रावत ने अपनी हार को लेकर क्या कहा है, जिसके बाद सवाल कई उठ रहे हैं। रामनिवास रावत का बयान सुनिए। पहले कांग्रेस की कोई रणनीति नहीं रही थी। हार की मुख्य वजह तो कास्टिज्म, अग्रेसिव कास्टिज्म, आदिवासी वोट चूके 70,000 के लगभग है। इस वजह से उस बेल्ट से पूरी तरह से हारा। और कुछ भारतीय जनता पार्टी में पहुंचने के कारण लोगों को ये लगा कि ये कांग्रेस में था तब किसी को नहीं पनपने दिया, और शायद कि इधर भी किसी को नहीं पनपने दे। तो कुछ लोग भविष्य की चिंता करते हुए उन्होंने भी सैबोटेज किया। और आइए अब देखते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर, जीत और हार को लेकर बीजेपी और कांग्रेस का क्या कहना है, उनका आकलन क्या है, सुनिए। जो सौदेबाजी करके बीजेपी में गए, मंत्री पद लिया और ऐसे में चुनाव हार गए, जबकि चुनाव वो बीजेपी की सरकार की नाकामियों की वजह से हारे और सौदेबाजी की वजह से हारे और कांग्रेस की मजबूती से हारे। लेकिन जो वो बयान दे रहे हैं कि बीजेपी में उनके कद को लेकर लोगों को ऐतराज़ था, आपत्ति थी, परेशानी थी, इससे साफ प्रमाणित होता है कि बीजेपी में ऑल इज वेल नहीं है और सब कुछ गड़बड़ है। और गुटों में बटी भारतीय जनता पार्टी अब सार्वजनिक मंच पे गुटों में बटती हुई दिख रही है। ऐसे में नुकसान जनता का होता है जब सरकार में गुटबाजी हो। रामनिवास रावत जी के बयान को गंभीरता से लेना चाहिए पूरी भारतीय जनता पार्टी को, और इस पर जवाब देना चाहिए कि आखिर किन लोगों को आपत्ति थी उनके बढ़ते कद से। क्या सिंधिया जी को आपत्ति थी या वी डी शर्मा जी को आपत्ति थी? क्योंकि स्टार कैंपेनर के तौर पर सिंधिया जी वहां गए नहीं और वी डी शर्मा जी का शहर है। देखिए, विजयपुर में जिस प्रकार से हम बहुत कम अंतर से हारे हैं, तो ये बताता है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी वहां सीट चुनाव पर जीतेगी और आगे चलकर हम इस सीट को अपनी तरफ लाएंगे। कि जीतू पटवारी तो आंसू बहा चुके थे, रो चुके थे। उनकी बैठक में सारे तमाम नेताओं ने किनारा कर दिया, उनको अकेला छोड़ दिया। लेकिन जीतू पटवारी जी जबरदस्ती घुसकर बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तरह जिस प्रकार से चक्कर काट रहे हैं और जीत का सेहरा पहनना चाह रहे हैं, तो ये तय तो कर लीजिए कि कांग्रेस का तमाम नेतृत्व तो आपको मान नहीं रहा है। रावत के बयान पे क्या कहेंगे जो वो कह रहे हैं? देखिए, उन्होंने जो कहा है उस पर वो जिस प्रकार से नेतृत्व से बात करेंगे और कौन लोग इस पे जिम्मेदार हैं उस पर आगे लेकर निर्णय होगा। और आइए देखते हैं आज के हमारे सवाल क्या हैं। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके सामने। हमारे आज के सवाल आपके सामने ये रहे: विजयपुर में कैसे हार गई बीजेपी? दल बदलुओं के लिए क्या बजी खतरे की घंटी? अब बीजेपी को बदलनी पड़ेगी रणनीति। जीत के बाद कांग्रेस में क्या एकजुटता दिखेगी? बुधनी में जीत का अंतर घटा, क्या हार का ठीकरा सिर्फ पटवारी पर फूटेगा? एमपी उपचुनाव का नतीजा 50-50, फायदे में कौन, कांग्रेस या बीजेपी? सीधा सवाल। और इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ 3 खास लोग जुड़ रहे हैं। आइए सीधे रुक कर लेता हूं मैं। मेरे साथ आज बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता बृज गोपाल लोया जी जुड़ रहे हैं। बृज गोपाल जी का बहुत स्वागत करता हूं। आज वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमें ज्वाइन किया है दिनेश गुप्ता जी ने, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। और आज कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता अमित चौरसिया जी हमारे साथ जुड़ गए। अमित जी का भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं अमित जी आपके पास आता हूं। अमित जी, विजयपुर आप जीते हैं, लेकिन यह कहा जा रहा है कि यह कांग्रेस की जीत नहीं, बीजेपी की गुटबाजी की वजह से हुई हार है, क्या कहेंगे आप? नहीं, नमस्कार अभिलाष जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी हार को सहजता से स्वीकार नहीं कर पा रही है और ये उपचुनाव के परिणाम कई गंभीर संदेश दे रहे हैं जो जनादेश ने दिया है, और भारतीय जनता पार्टी को इस जनादेश को स्वीकार करते हुए आत्ममंथन करना चाहिए। आज रामनिवास रावत जी घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरे कद को खत्म करने के प्रयास हुआ है। वो खुद ही कह रहे हैं कि मैंने अपने कार्यकाल में किसी को पनपने नहीं दिया कांग्रेस की राजनीति और सियासत करते हुए, और आज वो भारतीय जनता पार्टी में इसका दुख भोग रहे हैं और सीधा सीधा सिंधिया जी पे आरोप लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी अंतरकला इस समय सरकार में देखने को मिल रही है, और ये सिर्फ उपचुनाव में नहीं, उपचुनाव के पहले ही अंतरकला जगह जगह जाहिर हो चुकी है। अगर इंदौर संभाग की बात करें, यहाँ के सबसे सत्तावर मंत्री, नगरीय प्रशासन मंत्री, उनकी सीएम के साथ बन नहीं रही। प्रहलाद पटेल जी को देखिए, उनकी बन नहीं रही है। तो कई तरीके का अंतर विरोध जो है इस सरकार के अंदर है,
और साथ ही एक स्पष्ट जनादेश विजयपुर की जनता ने दिया है और उन्होंने साफ कहा है कि अब इस तरह के आतंक की राजनीति का अंत होगा, ये दल बदल की राजनीति अब स्वीकृति नहीं मिलेगी। और भारतीय जनता पार्टी के जो देवतुल्य कार्यकर्ता है उन्होंने भी एक स्पष्ट संदेश दिया कि अगर आप ऊपर से सफाई शुरू नहीं करोगे तो हम जमीन से सफाई करना शुरू कर देंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही गंभीर परिणाम है और साथ ही मोहन यादव जी का जो कार्यकाल रहा है उसकी भी समीक्षा के रूप में देखना चाहिए अभिलाष जी, क्योंकि ज्यादा समय नहीं हुआ। मुख्यमंत्री जी ने जब से कुर्सी संभाली उसके बाद ये पहला उपचुनाव उनके नेतृत्व में हुआ और उन्होंने कहा इस चुनाव में कि जो करना पड़े करिए, शासन तंत्र सरकार सब लग गई। उसके बाद जिस तरह का आतंक विजयपुर में हुआ, बुधनी के अंदर हुआ, शासन का दुरुपयोग हुआ, प्रशासन लगा रहा, कलेक्टर खुद भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार करवा रहे थे। अंतिम समय में जिस दिन मतदान था उस दिन वीडी शर्मा जी मतदान केंद्रों पे थे। तो इस तरह से चुनाव आयोग वितरक की भूमिका में था और हमने किन विषम परिस्थितियों में हमारे कार्यकर्ताओं ने वो चुनाव लड़ा है। भय और आतंक का माहौल फैलाने का प्रयास किया, दलितों के घरों के अंदर मारपीट हुई, आदिवासियों के ऊपर डाकुओं से गोलियां चलवाई, जेल तक में हमारे कार्यकर्ताओं को भेज दिया गया। तो ये एक स्पष्ट संदेश जो है भारतीय जनता पार्टी को इस संदेश को ग्रहण करना चाहिए। उन्हें अपने अहंकार की राजनीति को एक तरफ करते हुए जो प्रदेश की जनता ने उनको जो जनादेश दिया है उस जनादेश का सम्मान करते हुए 5 गारंटियां उन्होंने दी जो हमारे संघर्षशील नेतृत्व जीतू पटवारी जी ने जैसा आग्रह करा। और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव जी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं है, वो उनके भी मुख्यमंत्री और हमारे भी मुख्यमंत्री और जनता के भी हैं। लेकिन जनता के साथ इंसाफ तो कीजिए आप जी। ठीक है, मैं आता हूं ब्रिज गोपाल लोहिया जी के पास। लोहिया जी देखिए, स्थिति जो है वो स्टेटस को बना हुआ है। बुधनी आपके पास थी, विजयपुर कांग्रेस के पास थी। प्रथम दृष्टया देखकर लगता नहीं कि किसी का फायदा नुकसान हुआ है, लेकिन एक मनोबल पर असर पड़ा हो क्या, इसका आकलन कैसे करते हैं आप? क्योंकि एक तरफ बुधनी में थोड़ा सा मार्जिन बहुत कम हो गया, ज्यादा, हालांकि शिवराज जी के मुताबिक उनकी जैसा मार्जिन तो मिलेगा नहीं, ये हम समझ सकते हैं, पर जो उम्मीद थी क्या वो मार्जिन आप ला पाए? और यहां कहां चूक हो गई विजयपुर में? नहीं, देखिए इस बात को हम स्वीकार करते हैं कि हमें बुद्धि में कम मार्जिन मिला जो उम्मीद करते थे उससे, और ये भी हम स्वीकार करते हैं कि विजयपुर माफी चाहूंगा लोहिया जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है जी, एक बार फिर से आप ट्राई करिए। तो आपकी आवाज तो मेरी आवाज लौट के मेरे पास भी आती है जी, अभी उसे ठीक कराते हैं। ये शायद कोई हमारा तकनीकी दिक्कत होगी, आपको आपकी आवाज सुनाई ना दे। एक बार फिर से आप जरा कुछ अपना आंसर दें, हम देखते हैं कि शायद अब तकनीकी दिक्कत दूर है। जी, मैं आपको आवाज आ रही है मेरी? जी अब आ रही है। आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी अब पहुंच रही है जी। हमारा निवेदन ये है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है कि जो हार की भी समीक्षा करता है और जीतने की भी समीक्षा करता है। हम केवल हारने और जीतने में नहीं, हम तो वो लोग हैं कि जब हम केवल चुनाव लड़ने के लिए चुनाव लड़ते थे, हम अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए चुनाव लड़ते थे। परंतु निश्चित है कि हर हार एक सबक देकर जाती है और हर जीत भी एक सबक देकर जाती है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर इन दोनों पर मंथन और चिंतन करेगी, मगर मुझे लगता है कि कोई व्यक्ति विशेष दोषी है, ये बहुत मुझे लगता है प्रारंभिक बयान। दूसरी बात मैं ये आपसे आग्रह कर रहा हूं कि जो हमारे कांग्रेस पार्टी के मित्र जितनी बातें कह रहे थे, उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार इस जीत का सेहरा नीटू सिकरवार के माथे पर रख चुके हैं। ये कांग्रेस की अंतर्कलह है, जो जीतने का सेहरा किसके सिर बांधा जाए उसकी भी चिंता है। और एक बात और कहता हूं कि 3 विधानसभाओं के और 29 लोकसभा के 32 चुनाव मध्य प्रदेश में हुए और 32 चुनाव में पटवारी जी के नेतृत्व में 1 चुनाव कांग्रेस पार्टी जीती और 31 चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती। और यदि आपको लगता है कि आत्ममंथन की हमें आवश्यकता है तो निश्चित हम तो करेंगे ही, परंतु ये भी समझिए कि कांग्रेस को भी आत्ममंथन की भी आवश्यकता है और आत्मचिंतन की भी आवश्यकता है कि किस तरह गलत मुद्दे। और विजयपुर के बारे में एक बात मैं जरूर मगर कहूंगा कि वहां आपने सामुदायिक हिंसा करवाकर चुनाव जीतने का जो प्रयत्न किया है वो निश्चित दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस तरह से अगर आप चुनाव जीतने के लिए अगर इस तरह के हथकंडों का इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित मैं समझता हूं ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। ठीक है, मैं आ जाता हूं दिनेश गुप्ता जी के पास। दिनेश जी देखिए, बहुत जो रिजल्ट है उसको देखा जाए प्रथम दृष्टया तो बहुत सामान्य लगता है, लेकिन बहुत सारे संकेत छिपे हैं। क्या लग रहा है आपको, विजयपुर और बुधनी के परिणामों ने क्या संकेत दिए हैं बीजेपी को, क्या दिए हैं कांग्रेस को? कौन फायदे में दिख रहा है, कौन नुकसान में दिख रहा है, किसके लिए खतरे की घंटी है? सर अभिलाष जी, दोनों जो उपचुनाव हैं एक बड़ा कॉमन सा संदेश है भारतीय जनता पार्टी।
और उस संदेश को यदि हम कुछ दिनों पहले भूपेंद्र सिंह जी ने जो बयान दिया था ना कि कांग्रेस से आए हुए लोग या जो पार्टी की नीति को लेकर जो बहुत सारी चीजें चल रही थी ना, उस घटनाक्रम से भी देखना चाहिए। क्योंकि बुधनी में आप देखिए, शिवराज जी जब तक मुख्यमंत्री थे बुधनी के लोगों के लिए स्वीकार था, लेकिन वो जब वहां से जाते हैं और अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को वहां छोड़ते हैं तो वहां के लोगों को ये ठीक नहीं लगता। ये जो अंतर कम हुआ है, या आप इसे कह सकते हैं, इसने वहां तो बात कई तरह की चल रही थी, नाराजगी इस हद तक थी, काफी मैनेज भी किया, लेकिन ये जो लोगों की वहां नाराजगी थी कि आप अपनी मर्जी से इस क्षेत्र की राजनीति चलाना चाहते हैं, इस क्षेत्र में प्रतिनिधि होना चाहते हैं, तो एक भाजपा की नाराजगी थी, दूसरे वहां के लोगों का भी जो कैंडिडेट था उसको लेके नाराजगी। तो पार्टी और वोटर का वहां एक अलग संदेश था जो भाजपा और शिवराज जी के लिए था। और विजयपुर का तो बहुत क्लियर है कि कांग्रेस से आए हुए जो लोग थे उनको भाजपा के लोगों ने स्वीकार नहीं किया। यही बात तो रामनिवास रावत कह रहे हैं, वो जो है लोगों ने सहयोग नहीं किया। ये रामनिवास रावत जो खुद अपने दम पर चुनाव जीतते थे और भारतीय जनता पार्टी ये मानती थी कि उनको ये हीरा मिल गया, तो उस हीरे को संभाल के क्यों नहीं रख पाई? यदि वो इतने जनाधार वाले नेता थे तो फिर क्यों हार गए? तो कहीं ना कहीं रामनिवास रावत को भी एक सबक मिला, और इस रामनिवास रावत के सबक को दूसरे कांग्रेस के नेता समझ रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी में जाकर चुनाव जीत जाएंगे या उनकी राजनीति सुरक्षित हो जाएगी, तो उन्हें भी सोचना चाहिए। इमरती देवी का भी तो इसी तरह का घटनाक्रम था कि वो चुनाव नहीं जीत पाई थी, भारतीय जनता पार्टी में आके उन्हें लगता था कि वो जीत जाएंगी। तो बहुत सारे संदेश हैं जिसको जिस तरह से वो समझना चाहें, क्योंकि राजनीति में इन संदेशों के कोई बहुत ज्यादा लोग गंभीरता से लेते नहीं है, क्योंकि चुनाव हमारे यहाँ कई मुद्दों पर होते हैं। आप आदिवासियों को का एक अलग संदेश वहां मिलेगा विजयपुर में, वही संदेश आपको बुधनी में भी मिलेगा। तो बहुत सारे मुद्दे इसमें जुड़े हुए हैं, और ये जो है जो आगे की राजनीति है मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की, जो आगे की राजनीति उसके लिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये ठीक है, मैं वापस आता हूं अमित जी आपके पास। अमित जी देखिए, ये कहा जा रहा है कि जीतू पटवारी अपनी लगातार सीटें या उपचुनाव जो थे या चुनाव जो थे वो हार रहे थे, उसके बाद ये जो जीत या ये जो सीट बचा ली है ये संजीवनी का काम करेगी उनकी टीम के लिए और बाकी लोगों के लिए। लेकिन उससे 2 दिन पहले, जो नतीजे आने के 2 दिन पहले पीएससी की बैठक और कार्यकारिणी की बैठक में जो हमने देखा, क्या आपको लगता है ये जीत उस बिखराव को संभाल पाएगी जो दिख रहा है प्रथम दृष्टया सीधे तौर पर कि नेता प्रतिपक्ष नहीं आए हैं, कमलनाथ जी नदारद हैं, दिग्विजय जी नहीं पहुंच रहे हैं, कोई बड़ा लीडर नहीं पहुंच रहा है? इस जीत से क्या कोई फायदा होगा कांग्रेस की एकजुटता को? नहीं अभिलाष जी, सबसे बड़ी समस्या क्या है ना, भारतीय जनता पार्टी को ये तमाम चीज़ें जितनी आपने कही ना, ये सब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फैलाया हुआ एक भ्रम है कि कांग्रेस के अंदर बिखराव है, कांग्रेस के नेता सहयोग नहीं कर रहे हैं, जीतू पटवारी जी रो रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक भावनात्मक संबंध होता है। जैसे कमलनाथ जी जब चुनाव लड़े थे तो उनकी आंखों में आंसू आ गए थे, वैसे ही जीतू पटवारी जी लगातार संघर्षशील नेतृत्व आप देख रहे हैं, लगातार पूरा प्रदेश नाप रहे हैं। जहाँ कोई बड़ी एक समस्या घटित होती है, जहाँ किसी दलित, शोषित, आदिवासी तबके के साथ, पिछड़े तबके के साथ या सामान्य वर्ग के साथ कहीं कोई बड़ी घटना घटती है तो जीतू पटवारी जी वहाँ पे उपस्थित होते हैं। यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस, लगातार हम इस सरकार की विफलताओं को उठा रहे हैं, भ्रष्टाचार को उठा रहे हैं, पर एक प्रकार का अहंकार भर गया था भारतीय जनता पार्टी के अंदर, और सत्ता के अंदर ही इस कदर अंतर कला जो था, सत्ता की चाशनी लूटने का जो जहर बन गया है, वो जहर अब जो है विजयपुर और बुधनी के अंदर फूट के बाहर निकला। आप देखिए बुधनी, आप चलिए विजयपुर की सीट बीजेपी कहती है कि कांग्रेस की परंपरागत सीट थी, एक अलग बात है कि वहाँ ज्योतिराज सिंधिया जी ने पूरी तरीके से उस चुनाव से किनारा कर लिया। वहाँ भारतीय जनता पार्टी का देवतुल्य कार्यकर्ता, उसने बूथ के ऊपर सिर्फ रस्म अदायगी करी। पन्ना प्रमुख हो, चाहे इनके जो डिजिटल मीडिया अभी जो सदस्यता अभियान में इन्होंने झंडे गाड़े थे, वीडी शर्मा जी ने बड़े बड़े दावे प्रति दावे करे थे, सबकी पोल बुधनी में भी खुली और विजयपुर में भी खुली। और विजयपुर की बुधनी की अगर बात करें, शिवराज सिंह चौहान जी लगातार 20 सालों से वहां पे निर्विवाद जीतते चला रहे हैं। उनकी लीड का जश्न अभी पिछले विधानसभा चुनाव में सभी चैनलों के ऊपर आप देखिए, सर्वाधिक मतों से जीतने वाले शिवराज सिंह चौहान जी थे। कहां गए वो वोटर, कहां गए वो मतदाता?
ये बताता है, ये संदेश दे रहा है भारतीय जनता पार्टी को, ये मोहन यादव जी के कार्यकाल की पूरी पूरी समीक्षा है। अभिलाष जी, आप अगर इसको गंभीरता से अगर इसका आकलन करें तो ये दिखाता है कि प्रदेश की जनता किस तरह त्रस्त है। जो 5 वादे आपने किसानों के साथ करे, सोयाबीन की फसल आपने दाम 6,000 रुपये नहीं करे, ये आपका अहंकार दिखाता है। या आपने कहा था, वचन दिया था कि 2700 रुपये प्रति धान देंगे, 3100 रुपये हम कीमत करेंगे धान की और 2700 रुपये गेहूं की, आपने नहीं करी। आपने प्रदेश की हर गृहिणी से वचन दिया कि 450 का गैस सिलेंडर देंगे, आपने नहीं दिया। आपने 3000 लाडली बेटा का वचन दिया, आपने वो पूरा नहीं किया। अगर ऐसा कहीं ना कहीं समीक्षा, और देखिए जीत का कोई ना कोई शिल्पकार होता है। अगर यही मुद्दे थे तो ये मुद्दे तो दोनों जगह थे, विजयपुर में भी थे, बुधनी में भी थे। बुधनी जी मैं वही कहना चाह रहा हूँ, यही चीज हमारे पटवारी जी ने भी कही, जीतू पटवारी जी ने, कि हमारा एक एक बूथ का कार्यकर्ता, लेकिन जिस तरह से सत्ता और शासन और प्रशासन का जो इस्तेमाल इस चुनाव में हुआ, वो तो किसी से छुपा नहीं है। ठीक है, मैं आ जाता हूं। किसी से छुपा नहीं, जिस तरह से आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे हैं, दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, वो किसी से छुपा नहीं है। और जहां तक बात, अभी मेरे मित्र, अभी अभिलाष जी, मैं एक बात और रख दूं, एक छोटी सी बात और रख दो। अभी मेरे मित्र कह रहे थे कि जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में इतने चुनाव हार गए, 29 लोकसभा हार गए, आपने इंदौर के प्रत्याशी का अपहरण कर लिया, आपने बात को ढाक दिया, और अब जब जीत का सेहरा जीतू पटवारी जी के सर पे बन रहा है तो आपको उससे परहेज महसूस हो रहा है। जीत का कोई ना कोई शिल्पकार होता है। नीटू सिकरवार जी बाकायदा हमारे उस क्षेत्र के नेता, नेतृत्व करता है, उनकी लीडरशिप में वहां पे चुनाव लड़ा गया। लेकिन जीतू पटवारी जी हमारे इस मध्य प्रदेश कांग्रेस के सरदार है, जिनके संघर्षशील नेतृत्व में पूरी कांग्रेस आज एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है। तो ये भी तो देखिए आप। लोया जी, ये कहा जा रहा है कि जब पिछले लोकसभा चुनाव में आपका मिशन 400 पूरा नहीं हुआ, और उसके बाद जब बड़े विश्लेषकों ने समीक्षा की तो उन्होंने कहा अच्छा हुआ नहीं हुआ, वरना बीजेपी जो है वो शायद ओवर कॉन्फिडेंस में चली जाती, केंद्र में उनकी सत्ता भी रह गई और एक सबक भी मिल गया। तो लॉन्ग टर्म के लिए यह झटका अच्छा है क्या? क्योंकि इससे मैं बहुत खुल के 3 चीज पूछता हूं, और दिनेश जी आपसे भी मैं ये 3 सवाल लूंगा। पहला तो एक फायदा यह हो जाएगा कि दल बदलुओं को लाकर के सीधे सीधे जो पैराशूट लैंडिंग हो रही थी टिकट के लिए, शायद उस पर आला कमान अब थोड़ा सख्ती से विचार करेगा। सीधा सवाल मेरा। दूसरा ये कि जो मूल कार्यकर्ता, पुराना कार्यकर्ता है, उसकी जो उपेक्षा हो रही थी, उस तरफ अब बीजेपी को मजबूरन थोड़ा और ध्यान देना होगा। हालांकि आप लोग कहते हैं हम लोग ध्यान देते हैं, लेकिन सबको दिखता है कि जब आप 8-6 बार किसी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और उसी आदमी को लाकर कहे कि आप 6 बार से इनके खिलाफ लड़ रहे थे, हार रहे थे, अब इन्हीं के लिए, इनको जिताने के लिए काम करिए, तो मनोदशा क्या होती होगी। तो ये जो फायदे हैं, हो सकता है लॉन्ग टर्म में आपको संजीवनी दे जाएं, आपको सिखा जाएं कि हम लोग कहां गलतियां कर रहे हैं, कहां चूक कर रहे हैं। नहीं, निश्चित। देखिए, मैं फिर से कहता हूँ, कार्यकर्ता ही हमारी भारतीय जनता पार्टी की पूंजी है, और इसीलिए हम पार्टी विद डिफरेंस कहलाते हैं। इसीलिए हम देश भर में एकमात्र राजनीतिक दल है जो कार्डर बेस्ड कहलाते हैं। तो कार्यकर्ता की चिंताओं को ध्यान रखना पार्टी नेतृत्व की जिम्मेवारी, और उसे हम स्वीकार भी करते हैं। और एक बात बड़ी विनम्रता के साथ, हमारी पार्टी का कार्यकर्ता भी इस बात को बेहतर समझता है कि पार्टी के हित में क्या क्या आवश्यक है। और हमने तो ये सफर 2 से शुरू किया था, तो लोग जुड़ते गए और काफिला बनता गया। तो ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो लाखों लाख कार्यकर्ता हैं, वो इस बात को भी सहज स्वीकार करते हैं। देखिए, किसी एक जगह के कारण हम किसी बहुत बड़े निर्णय को दोषी नहीं ठहरा सकते, एक बार। मगर राजनीति में जो सबसे आवश्यक चीज है कि इसकी समीक्षा की जाना, तो मैं निश्चित ये मानता हूं कि राजनीति में हम इसकी समीक्षा करेंगे और बिल्कुल जिम्मेवारी के साथ करेंगे, और हर कारण पर विचार होना चाहिए। और यदि भारतीय जनता पार्टी हर कारण पर विचार नहीं करती तो आज हम इतना बड़ा राजनीतिक दल नहीं होते, हम विश्व का सबसे बड़ा संगठन नहीं होते। एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी, यदि आपको एक जीत मिली है, वो भी आपने जाति विभाजन करके चुनाव में हिंसा का सहारा लेकर एक विजय अगर आपने हासिल करी है, तो आपको ये जरूर सोचना पड़ेगा कि किस तरह आप देश भर में नकारे जा रहे हैं। इसके साथ बहुत सारे परिणाम आए हैं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में आप चुनाव नहीं लड़ पाए, वहां 9 में से 1 भी सीट पर आप चुनाव नहीं लड़े हैं। जो राजनीतिक स्थितियां हैं, झारखंड में आप कितना नीचे आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी भले सीटों के मामले में हार गई, परंतु मत प्रतिशत हमें 33% से ज्यादा मिला है, जेएमएम से भी 10% ज्यादा। तो आप उसमें कहीं नहीं है, आपको 13-14% वोट मिला है। महाराष्ट्र के हालात आपको मालूम है। तो मेरा ये कहना है कि यदि आपने एक तरकीब से, कलाकारी से, बाजीगरी से, षड्यंत्र करके यदि एक सीट जीत ली है, तो उसे बहुत बड़ी उपलब्धि ना माने। हाँ, निश्चित है कि हम हारे हैं तो हम तो समीक्षा करेंगे, मगर इस तरह से जो आप जीते हैं उसकी समीक्षा आपको भी करनी पड़ेगी, एक बात। दूसरी बात, मैं एक बात और कहूं,
कि जो विजयपुर में मैंने स्वयं देखा है कि विजयपुर में विकास के जितने काम है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान हुए हैं, परंतु वहां इस तरह का वातावरण कांग्रेस पैदा करने में सफल रही। जो 11 तारीख की रात में वहां हुआ, उसके कारण चुनाव पर प्रभाव पड़ा और निश्चित है तो वो प्रभाव परिणामों में दिखाई दिया। तो हम इस परिणाम को शिरोधारी करते हैं और हम फिर प्रयत्न करेंगे कि यदि हमने कांग्रेस की 13,000 की लीड को कम किया है तो आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी वहां जीतेगी, जैसा माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है। चलिए ठीक है, मैं आ जाता हूं अंतिम कमेंट के लिए सीधे अपने खास और वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी आपके पास। अब ये महत्वपूर्ण सवाल है मेरा आपसे, मैं आऊंगा अमित जी आपके पास। ये महत्वपूर्ण सवाल ये है सिंपल दिनेश जी कि क्या ये अनुशासनहीनता जो पहली बार देखी गई थी कि स्टार प्रचारक होने के बाद सिंधिया जो है वो प्रचार पर करने नहीं पहुंचे, उसकी वजह से हुआ? क्या आदिवासी वोटर बीजेपी से दूर हो रहा है, हम इसको मान ले, या हम ये मान ले कि विजयपुर का माइंडसेट कांग्रेस का था और बीजेपी धीरे धीरे करके उस लीड को बहुत क्लोज ले आई है, और अगर रामनिवास रावत की जगह कोई और कैंडिडेट होता तो शायद बीजेपी इस वक्त जीत गई होती है। सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट की दिक्कत रही है, ना कि बीजेपी की लोकप्रियता कम हुई है। किस तरह से इस पूरी रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे सर आप? अभिलाष जी, जो विजयपुर के चुनाव परिणाम हैं उसमें ये जो कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी ने रखा वो उसकी एक बड़ी रणनीतिक सफलता थी। जिस तरह से सीताराम आदिवासी को भारतीय जनता पार्टी ने रामनिवास रावत के खिलाफ उतार के चुनाव जीता था, वही रणनीति कांग्रेस पार्टी ने अपनाई और शहरी आदिवासी का उसको समर्थन मिला कांग्रेस पार्टी को, वो चुनाव जीत गई। तो ये तो इस पर है कि भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी तो यही थी ना कि वो रावत के अलावा दूसरे विकल्प पे नहीं जा सकते थे, क्योंकि रावत को आप जिस भी स्थिति में लेकर आए थे चुनाव तो आपको उन्हीं को लड़ाना था। तो इसलिए जो था वो सब कांग्रेस के लिए बहुत सारी चीजें स्पष्ट थी उन्हें क्या करना है, उन्होंने इस चुनाव को जीता। जहां तक सवाल सिंधिया का है, वो देखिए स्टार प्रचारक की सूची में तो बहुत सारे नाम होते हैं। क्या कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी ने सिंधिया जी को यह आमंत्रण दिया था कि आप जाके वहां प्रचार करिए? क्या उनको कहा गया था कि आपको इतनी सभाएं लेना है? तो ये भी चीज है, क्या सिंधिया ने इनकार किया? ये ऐसी चीजें हैं जो राजनीति में बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, क्योंकि रामनिवास रावत तो पुराने उनके समर्थक थे, उन्होंने सिंधिया को छोड़ ही दिया था मार्च 2020 में। तो जब दूरी बनी हुई थी तो सिंधिया भी क्यों जाना चाहेंगे? राजनीति में भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद ऐसा तो नहीं है कि वो उनके मित्र हो जाएंगे। तो वो जो दूरी है वो दूरी रहेगी। यही तो समस्या है जो मूल, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के भीतर बहुत सारे जो उनका मूल नेता है, वरिष्ठ नेता है, जो ये बात कह रहे हैं कि भाई हमने जो है बहुत संघर्ष किया पार्टी के लिए। आज दूसरे लोग आकर, हमने जब इसे मजबूत कर लिया है तो दूसरे लोग आकर उनके अधिकार का हनन कर रहे हैं। ये जो सारे विवाद हैं वही भारतीय जनता पार्टी की मूल समस्या है, और इस समस्या को मुझे लगता है कि जो भी नया संगठन आएगा उसमें काफी हद तक इसमें वो सुधार की भी कोशिश करेंगे और ये जो परिणाम है उससे सबक लेने की भी कोशिश करेंगे। ठीक है अमित जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, 10 सेकंड दे पाऊंगा आप कुछ, अगर फाइनल आपको कुछ बीच में कहना था तो प्लीज। जी जी जी, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि मेरे मित्र भाजपा का भी प्रवक्ता कह रहे थे कि विजयपुर में ये तमाम घटनाएं घटी हैं, तो शासन प्रशासन और तंत्र तो पूरा आपका था। कलेक्टर खुद आपके लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे, फिर आप हमारे ऊपर आरोप किस तरह किस आधार पे लगा सकते हो? दूसरी वो आप पर आरोप लगा रहे हैं दिनेश जी के पास 400 करोड़ रुपए के 400 करोड़ के विकास कार्यों की, जी मैं 400 करोड़ का जो विकास कार्य की जो उन्होंने घोषणा करी मुख्यमंत्री जी ने, कृपया करके वो बताएं कि वो जनता को देंगे या नहीं देंगे आप? ठीक है मैं एक बार जरा जल्दी से ब्रिज जी आप भी 10 सेकंड का कमेंट दे दीजिए, दिनेश जी के पास आऊंगा मैं। 10 सेकंड सर प्लीज। जी, मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र में जो आपको मिला है उसे प्रसाद समझकर स्वीकार करिए, अन्यथा चुनाव स्थायी नहीं है। ये चुनाव फिर आएगा और आपको जनता के बीच जाकर मुंह खानी पड़ेगी, क्योंकि हम तो जिस दिन चुनाव होता है उसी दिन से अगले चुनाव की तैयारी प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, मैं आ जाता हूं जल्दी से दिनेश जी आपके पास। दिनेश जी मुझे ये बताइए, इस बार पहली दफा हमने ये देखा मध्य प्रदेश में कि कांग्रेस तो आरोप लगा ही रही है प्रशासन पर कि वो दबाव में है और काम कर रहा है बीजेपी के, बीजेपी भी कह रही है कि जमकर हिंसा करवा दी गई, मतलब प्रशासन के फेलियर होने के अप्रोच आरोप बीजेपी भी लगा रही है। और हमने देखा कि खुद वीडी शर्मा साहब ने कहा कि जो चुनाव आयोग है वो दबाव में आ गया है कहीं ना कहीं कांग्रेस के। तो क्या इस बार
चुनाव आयोग की अधिकारियों की भूमिका संदेहास्पद रही है या बहुत टफ इलेक्शन था इसलिए ये सब करना पड़ा? नहीं, देखिए, ये मनोवैज्ञानिक चीजें भी होती हैं बहुत सारी राजनीति में जी। आप यदि एक मैसेज देना चाहते, यदि भारतीय जनता पार्टी नहीं ये रिएक्शन देती तो क्या माना जाता कि भारतीय जनता पार्टी क्यों चुप है, ये उसी ने कराया है। तो उनका एक पॉलिटिकल स्टैंड बहुत ठीक है, क्योंकि आप देखिए कि वहां जो कलेक्टर पोस्ट किया था विजयपुर श्योपुर जिले में विजयपुर का चुनाव कराने के लिए, वो तो रामनिवास रावत का डिप्टी सेक्रेटरी था। कांग्रेस ने तो उस पर आपत्ति भी ली थी, कांग्रेस तो लगातार ये बात ही कह रही थी। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए तो ये कह सकते हैं ये फेस सेविंग था, और वो जिस तरह की परिस्थितियां थी, जो परिणाम आए, उन्होंने उससे सामने ही आया कि कितना क्लोज इलेक्शन था। जो भारतीय जनता पार्टी की चिंता बहुत साफ थी, उन्हें लग रहा था कि हम ये चुनाव नहीं जीत रहे हैं, संघर्ष काफी है, तो इसलिए एक दबाव उन्होंने कोशिश की थी जो सफल नहीं हुई। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इस जीत का मंथन कांग्रेस करे, हार का मंथन करे, बीजेपी इस पर चिंतन करे, मंथन करे, लेकिन एक बात तो तय है, यह हार जीत बहुत कुछ सिखाकर गई है बीजेपी और कांग्रेस दोनों को। आदिवासी बीजेपी से क्यों नाराज हो गया, कम से कम विजयपुर में यह देखना पड़ेगा, क्योंकि 70,000 में से केवल 5-6 हजार जो हैं वो वोट मिले हैं रामनिवास रावत को आदिवासियों के। तो इतनी नाराजगी आखिर क्यों थी? एक क्षेत्र का कोई समीकरण था या ओवरऑल इस तरह की व्यवस्था बन गई है कि आदिवासी नाराज है? बहुत सारे सवालों के जवाब बीजेपी को तलाशने होंगे और कांग्रेस को भी तलाशने होंगे कि हर बार सिर्फ एक सीट बचा करके क्या, अपनी सीट एक बचा लेने से क्या कांग्रेस इस बड़ी लड़ाई को जीत जाएगी? क्योंकि अभी जो स्कोर है वो सेटल है, वो वहीं का वहीं है, एक एक सीट दोनों के पास है। तो क्या इसे जीत माना जाए कांग्रेस की, या इतनी कोशिशों के बाद भी वो कामयाब नहीं हो रही, तो उसे भी चिंतन करना होगा, देखा जाएगा। बहुत शुक्रिया बृजगोपाल लोया जी, दिनेश गुप्ता जी, अमित चौरसिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तीनों मेहमानों का शुक्रिया, दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।